किसी ने क्या खूब कहा है कि ख्वाहिशों को जेब में रखकर निकला कीजिए जनाब, खर्चा बहुत होता है मंजिलों को पाने में। तो दोस्तों, ये जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं ना कि थोड़ा घूम के आ जाऊं, थोड़ा मॉल घूम के आ जाऊं, या किसी दोस्त को पीछे बिठाकर थोड़ा घूम के आ जाऊं, या फिर आज 2 घंटे 3 घंटे पबजी खेल लूं, फिर उसके बाद पढ़ूंगा, ये जो ख्वाहिशें हैं ना दोस्तों, इनका त्याग करना पड़ेगा, इनको खर्च करना पड़ेगा, तब बन पाओगे तुम डॉक्टर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने थोड़ा सा हिंट दिया था, 15 मिनट का सेशन था जिसमें अपन ने SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे SN2 का, और एक एनिमेशन भी होगा जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, जिससे आप सब्स्टिट्यूशन आसानी से समझ पाएं, SN1 और SN2। तो वो एनिमेशन क्या है, वो सब क्या है वीडियो, वो अभी अपन देखेंगे। तो वेलकम यू ऑल ऑन केमिस्ट्री 101, जहां आपका को मिलता है टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। दोस्तों तो केमिस्ट्री 101, मेरा नाम है आशुतोष गौतम, आप मुझे जानते हैं दोस्तों, मैं कोटा से हूं और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं। और अगर मैं बात करूं अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां मिलती है आपको लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वो पल आपके कभी नहीं जाएंगे जो हम तरसते थे हमारे जीवन में कि मेरी क्लास छूट गई, तो फिर अब वो क्लास कभी अटेंड नहीं कर पाते थे। बीच के 2 पेज हम फाड़ा करते थे, उसमें लिखा करते थे, और वो क्लास कभी नहीं आया करती थी। वो आप लोगों के साथ अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही क्लास आप फिर से जी सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद ये जो कोड है AGYT अगर आप यूज करते हैं, 10% ऑफ डिस्काउंट इन 1 ईयर एंड 2 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 27,000, 2 साल का आपका मिलेगा 32,400 में, आफ्टर गेटिंग 10% ऑफ डिस्काउंट यूजिंग माई कोड AGYT। तो SN1 के बारे में अपन बहुत सारी बातें कर चुके थे, इसलिए मैंने आज से जो शुरू किया है वो SN2। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो SN2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो SN2 के बारे में ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक स्लाइड आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो मैं SN2 एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसी को वीडियो से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से चीजें जो है वो समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए जरा क्या है यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास यहाँ है RLG। ILG का मतलब है यहाँ पर लिविंग ग्रुप, RLG अपन ने लिया है, और उसके साथ अपन ने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिया है। तो SN2 के बारे में बात करें तो SN2 जो है वो कैसे रिएक्शन होती है कि न्यूक्लियोफाइल RLG के साथ रिएक्शन करता है। RLG के बैक साइड से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है, और यहां पर हमारे पास NUR और LG बनता है। अगर मैं यहां देखूं तो LG इस तरफ था और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इस तरफ आया है। यहां अगर देखूं तो LG इस तरफ था, न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आया। तो दैट मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन बदला है, इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर कायरल सेंटर पर यही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिले तो उसको हम क्या बोल देंगे, वॉल्टन इन्वर्जन। वॉल्टन ने देखा था इस चीज को, इसलिए उसका नाम क्या है, वॉल्टन इन्वर्जन। तो यहां पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। किस तरीके से रिएक्शन होती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, कार्बोकेटायन का बनना और फिर प्रोडक्ट बनना, वो SN1 था। ये SN2 है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। 2 का मतलब ये किस बात को बताता है, 2 जो बताता है वो मॉलिक्यूलरिटी को बताता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 ही होती है, मगर ये मॉलिक्यूलरिटी को बताता है। यहां पर होता क्या, जरा देखिए समझिएगा। यहां पर अपन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। दोस्तों जो सॉल्वेंट का और न्यूक्लियोफाइल का रिलेशन नहीं जानता है वो इस चीज को समझने में थोड़ी उसको दिक्कत होगी, मगर आपको प्री रिक्विजिट है कि आप सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल का रिश्ता जानते हो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनमें पोलरिटी तो होती है मगर प्रोटिक मतलब प्रोटोन नहीं होता। प्रोटोन कौन होता है कि F फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H नहीं होता। जैसे वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसके पास H है, वो पोलर भी है, तो उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसीटोन, तो एसीटोन की बात करूं तो उसमें पोलरिटी है C डबल बॉन्ड O, लेकिन उसके पास कोई ऐसा H नहीं जो ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, इसलिए वो पोलर तो है मगर प्रोटिक नहीं है। तो ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं अपन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बाकी इफेक्ट जो है सॉल्वेंट इफेक्ट पर आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं किसी दिन वीडियो बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये मुझे नहीं आता है, तो फिर हम किसी दिन वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे। तो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेट्स से एसीटोन या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड अपन लेते हैं, और उसमें हमारे पास अटैक होता है। RDS यही होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक ही स्टेप की रिएक्शन है, इसलिए ये 1 स्टेप रिएक्शन है। तो हमारे पास एक ही स्टेप है, तो हमारे पास यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से। तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल है,
ये R है। जैसे ये बैक साइड से अटैक करेगा वैसे ही ये Lg का बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो दिस डॉट 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 इज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस डॉट 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 इज बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। दिस इज BF एंड दिस इज BB, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। दोस्तों इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियस हो, ऐसी स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने 1 दिखा रखा है और यहीं पर ग्राफ में भी मैंने दिखा रखा है इसको 1, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में यहाँ पर ग्राफ है। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड से, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों कैसे हैं, साइमल्टेनियस है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और ये जो एनर्जी ज़्यादा होना, यही तो हमारे पास RDS की निशानी है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें रिएक्शन होगी, है ना। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो सेकंड चीज़ है वो है ट्रांजिशन स्टेट, जो कि मैंने यहाँ दिखाई है। फिर उसके बाद जब फाइनली रिएक्शन आगे जाएगी तो लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यहाँ पर हमारे पास लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमारे पास NUR विच इज प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये किसको बता रहा है, थर्ड को। तो देखिएगा ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये एनिमेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप एनिमेशन तब समझ पाएंगे जब आप यहाँ पर समझ पाए कि पहले स्टेप में RLG न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे पार्ट में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास Lg टूट जाता है तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास थर्ड पर बन जाता है। तो ये 1 2 3 आपको समझ में आना चाहिए। इसी जगह अगर कार्बोकेटायन बनता था, SN1 होता था, तो 2 स्टेप रिएक्शन हुआ करती थी SN1 में। पहले वहां पर क्या होता था, SN1 भी मैं यहाँ बता दूं, पहले कार्बोकेटायन बनता था, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन हुआ करती थी जो ये कार्बोकेटायन को रिप्रेजेंट किया करता था दोस्तों, है ना। तो यहां अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन एक और बनता है कि ट्रांजिशन स्टेट पर कौन सा चार्ज है, तो अगर मैं यहां देखूं तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो वो अटैक कर रहा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है। और ये बॉन्ड लेकर जा रहा है लीविंग ग्रुप, तो इस पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो दैट मीन्स दिस ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सबसे अलग बात जो आप देखेंगे यहाँ AG स्टार करके लिखा हुआ है, वो क्या है कि IUPAC इसको किस नजर से देखता है। याद करो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मैं SN1 की बात करूं तो वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहला कार्बोकेटायन का बनना, तो उसमें डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हमने पढ़ा था कि DN पहले और फिर एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, तो AN बाद में। तो SN1 वाज लाइक DN प्लस AN। मगर अगर मैं SN2 के बारे में बात करूं तो यहां पर हमारे पास पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो पहले हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है, फिर उसी के साथ लिख देंगे एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमने यहां पर इसको IUPAC इसको किस नजर से देखती है कि AN DN, कहीं भी प्लस नहीं है, प्लस लिखा होता तो 2 स्टेप रिएक्शन होती। समझ में आ गया। तो दैट मीन्स समझ में आ गया तुमको कि दिस इज IUPAC नोटेशन फॉर SN2। और अगर SN1 के बारे में बात करें तो तुमने ही बताया था कि DN और फिर प्लस AN, प्लस बता रहा है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो SN2 1 मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। SN1 की बारे में बात करें तो वो हमारे पास SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप कार्बोकेटायन का बनना, फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ SN2 का था और ये ग्राफ किसका था, SN1 का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। RDS है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट का बनना, सॉल्वेंट अपन लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं कि अगर आप सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं जानते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा, वरना तो आप जानते होंगे कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं कि लेट्स से एन एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ एसीटोन का, तो ये क्या करता है, एसीटोन में हमारे पास यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये जो हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो टर्मिनल पर है तो ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेट कर सकता है, मगर ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये घिरा हुआ है 3 जगह से
तो ये नेगेटिव चार्ज को सॉल्वेट नहीं कर पाता, तो इसका मतलब पोलर एरोप्रोटिक सॉल्वेंट में नेगेटिव चार्ज कभी सॉल्वेट नहीं होते, तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस सॉल्वेट नहीं होंगे, तो फिर अपनी पूरी क्षमता से अपना चार्ज दिखाएंगे, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पोलर एरोप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं F माइनस Cl माइनस में Br माइनस में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल पूछे तो हम कह सकते हैं कि सॉल्वेशन होगा ही नहीं। सॉल्वेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कभी F को घेर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब F माइनस जो कि कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज रखता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी जगह अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ, लेट्स से वाटर, तो वाटर तो इन सबको सॉल्वेट कर देगा और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा सॉल्वेट करेगा, तो F माइनस जो है उसको ज़्यादा सॉल्वेट करता है, तो अब ज़्यादा सॉल्वेट कर देगा तो ये F माइनस बाहर ही नहीं निकल पाएगा इस वाटर केज से, इस लोन पेयर जो है डोनेट ही नहीं कर पाता। इसलिए हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको सॉल्वेंट के इफेक्ट का, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा सकते हैं या आपको आना चाहिए क्योंकि आप 2020 देना चाह रहे हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं किसी एग्जाम्पल को लेकर। यही एग्जाम्पल, एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल आपको दिखने वाला है अभी किस में, वीडियो में। तो ये एग्जाम्पल आप ढंग से सुने तो आप वीडियो आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो होगा थोड़ा सा तेज, तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको। क्या है, लेट्स से एग्जाम्पल यहाँ क्या है, CH3 CH2, ये H और D मैंने लिया है और Cl, मतलब अगर मैं आम बोलचाल भाषा में दिखाऊं तो ये है, समझ रहे हो। और यहां पर हमारे पास OH माइनस है विच इज न्यूक्लियोफाइल। एग्जैक्टली यही आपको वीडियो में दिखेगा, तो ध्यान से देखें। यहां हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोचिंग अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक कर रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये पेंटावेलेंट कार्बन बन रहा है। कार्बन की 5 वैलेंसी, मतलब स्टेबल नहीं होगा, तभी तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी के पीक पर रखा था अपन ने, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के पीक पर रखा था। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो है उसका कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की क्या है 5 है, इसलिए महा अनस्टेबल सिचुएशन है ना, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी वाला होता है। उसके बाद Cl जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाता है ना, और ये बॉन्ड बना लेता है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाता है। इसमें अगर मैं देखूं तो आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो पाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन क्या होता है, समझे। अगर मान लो मैं इसका 1 2 3 4 करके R या S निकालूं तो मैं निकाल पाऊंगा कि इसको 1 दूंगा, Cl को 1, CH3 को ये, और D को मैं 3 दूंगा, और H हमारे पास वेज पर आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम पलट देंगे अगर तुम RS जानते हो तो 1 2 3। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S और S का उल्टा क्या कर देंगे हम, R। इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं जो मैं अगर ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन R है। तो यहाँ अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 R का उल्टा क्या हो जाएगा S। तो अगर यहाँ देखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन R का क्या हो गया S, समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मगर ध्यान दें, R का S हमेशा होगा क्या SN2 में R का हमेशा S कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्या? नहीं, ये मिथ है दोस्तों, ये याद रखना, मिथ बस्टर मैं बता रहा हूं तुमको। R का हमेशा S हो, ये जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि दैट डिपेंड्स, जा कौन रहा है Cl, आ कौन रहा है OH। दैट डिपेंड्स के मान लो Cl जो गया वो प्रायोरिटी 1 रखता है, मान लो OH जो आया वो प्रायोरिटी 3 रखता हो तो दैट डिपेंड्स कि प्रायोरिटी उसकी क्या है। मगर जनरली ऐसा होता है कि Cl जो गया है वो पहली प्रायोरिटी पर है, तो जो आया है OH वो भी पहली प्रायोरिटी का होता है जनरली। तो अगर ऐसा जनरली होता है तो R का S होगा या S का R होगा, मगर स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि R का S हो जाता है, S का R हो जाता है। दैट डिपेंड्स के आने वाले का क्या पोजीशन है R और S की प्रायोरिटी में, समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा R से S होगा, S का R होगा। हाँ, जनरली ऐसा होगा। समझ में आ गया तुमको? तो ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी कि ये हमारे पास सबसे पहले 1, ये 2 और ये 3। 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 2 3, पहला न्यूक्लियोफाइल और RX, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट जिसकी पेंटावेलेंसी है कार्बन की, कार्बन पेंटावेलेंट होने की वजह से हाईएस्ट एनर्जी पर है इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा है। फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है तो 3। तो 1 2 3 अगर आपको समझ में आ गया
तो आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। अब जो देखने वाले हैं आप वो है एक क्विक वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया SN2 और SN1 के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो चालू हो मैं आपको बता दूं SN2 बाईमोलिकुलर है, 1 स्टेप रिएक्शन है। अगर SN1 के बारे में बात करूं तो SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों ये था वीडियो SN1 और SN2 का। और लास्ट में मैंने हम देखा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जिसमें हमने SN1 और SN1 प्राइम और SN2 प्राइम के बारे में बात की। जो ये वीडियो अभी तक तुरंत नहीं समझ पाए हैं उनके लिए हम लास्ट में दोबारा से प्ले भी कर देंगे, तो लास्ट में प्ले करेंगे मगर, है ना। तो अपन आगे चलते हैं। ये SN1 और SN2 का एक क्विक वीडियो था जिससे आप रिकैप कर पाएं। तो अगले स्टेप की तरफ बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे SN2 की। तो SN2 के बारे में बात करें तो जरा देखें हम क्या क्या कह सकते हैं कि 1 स्टेप रिएक्शन है भाई लोग, ये तो अपन को पता ही चल गया, है ना। 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है, क्योंकि 1 स्टेप रिएक्शन है तो RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करती है। दोस्तों ये भी लिखा होता है कई बार आपको बेवकूफ बनाने के लिए कि RX की जगह यहां लिख देगा इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई लोग इलेक्ट्रोफाइल ही तो है दुनिया में। रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ही तो होती है, कुछ अलग थोड़ी है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ही रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसी होने वाली है, तो रेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रेट जो है वो लिविंग ग्रुप हमें कैसा चाहिए, अच्छा चाहे SN1 हो, याद करो मार्क माई वर्ड्स, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, हमें लिविंग ग्रुप हमेशा रेट कंपेयर करने हो तो अच्छा ही चाहिए। इसका मतलब RF, RCl, RBr और RI में अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। तो RI की रेट क्या होने वाली है, हमेशा ज़्यादा। रेट की बात करें तो ध्यान देखें, अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचना है लिविंग ग्रुप को भगाने में। लिविंग ग्रुप जा नहीं रहा है। अगर लिविंग ग्रुप अपने आप चले जाए तो SN1, और न जाए न्यूक्लियोफाइल के अटैक से जाए तो SN2। तो इसका मतलब मुझे कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तब वो लिविंग ग्रुप जाएगा। इसका मतलब कार्बन तक पहुंचना आसान होना चाहिए। और पहुंचने के लिए डिग्री की अगर मैं बात करूं तो SN2 की रेट कब ज़्यादा होगी, जब 1 डिग्री R होगा, 2 डिग्री R होगा या 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है दोस्तों, कम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट SN2। अब कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको मैं AG स्टार के नाम से बोलता हूँ दोस्तों, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। GOC में तुम पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है SN2? समझें, मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा के आया तुमको, और वो ये था, अगर तुम्हें याद नहीं और तुम बीच में से देख रहे हो तो मैं तुमको बता दूं कि मैं क्या बता के आया था। मैं बता के आया था कि आगे चले गए, मैं बता के आया था कि ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इस पीक को कम कर पाया तो कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो रेट कैसी हो जाएगी, रिएक्शन की फास्ट, जल्दी हो जाएगी। तो इस पीक को मैं नीचे गिराना चाहता हूँ, मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है उसको स्टेबल करना चाहता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो, तो माइनस को स्टेबलस या नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने का क्या तरीका, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो। ब्यूटीफुल, समझ में आ गया तुमको GOC का फंडा। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसको स्टेबल करना चाहते हैं, हम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करना चाहते हैं, तो क्या करें, हम करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ देते हैं। तो ये थी कहानी, हमें समझ में आ गई कि आखिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमको क्यों चाहिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इट डिक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन द ट्रांजिशन स्टेट which increases the stability of transition state। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कम हो जाएगी, तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। समझ रहे हो ना तुम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, ट्रांजिशन स्टेट का पीक गिरा, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। अब इसी पर बेस्ड जब मैंने समझा दिया तुमको, तो तुम्हें क्या करना है, आंसर कैसे करना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये 1 2 3 में से SN2 की रेट किसकी ज़्यादा होगी, तो SN2 की रेट जानने के लिए अपन को क्या करना है कि जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो उतना SN2 का रेट क्या होगा, ज़्यादा। हमारे पास यहाँ लीविंग ग्रुप है Cl, ये 1 डिग्री कार्बन है, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन। अब मैं बता रहा हूं तुमको वो गूढ़ रहस्य जिससे SN2 की रेट कंपेयर करना तुम्हारे लिए आसान होगा। सबसे पहले देखेंगे डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, सबसे पहले देखेंगे डिग्री, और डिग्री के बाद हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे जुड़ा है, या फिर मैं कह सकता हूँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन जिस पर हमें अटैक करवाना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा जुड़ा होगा तो ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उस पर बढ़ेगा। तो मैं इसको 2 तरीके से समझा सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, या फिर मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करूँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ेगा तो कार्बन पर जिस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये दूसरे तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ इसको। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसका -I, CO का -I ज़्यादा है, NH का -I रिलेटिवली कम है, और यहाँ तो हमारे पास CH3 का क्या आ रहा है, +I आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा -I पहले में, तो 1 वुड बी मोस्ट स्टेबल, मतलब मोस्ट रिएक्टिव, देन द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। तो इसका मतलब जब भी SN2 की रेट तुमको कंपेयर करने को आएगा तो सबसे पहले हम डिग्री देखेंगे। 1 डिग्री है तो सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री जो है वो रिलेटिवली स्लो होगा, 3 डिग्री के साथ तो रिएक्शन ही SN2 नहीं होती है। तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लेंगे। अगर डिग्री में चेंज हो तो पहले डिग्री को देखना पड़ेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि पहुंचेगा ही नहीं तो माइनस नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, समझ रहे हो। अगली बात करते हैं अपन, अगली बात जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, कि लिविंग ग्रुप हमको कैसा चाहिए। लिविंग ग्रुप हमेशा हमको गुड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू गुड चाहिए। SN2 मॉडरेट टू गुड चलेगा। हाँ, न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए विद कॉन्सेंट्रेशन हाई। क्यों? क्योंकि हम कह चुके कि जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये तो हम कह ही चुके। तो हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ही चाहिए। और लीविंग ग्रुप छोड़ के जा नहीं रहा, अगर चले जाए तो SN1 होगा, छोड़ के जा नहीं रहा तो बैक साइड अटैक करके उसको भगाना भी है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन भी उसका क्या चाहिए हमको, ज़्यादा। ये समझ में आ गया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमको चाहिए। क्यों चाहिए? ये रहा पोलर एप्रोटिक, जैसे कि एसीटोन, जैसे डाईमीटर, DMSO, तो ये तुमको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरली कैसा होता है, एनायनिक, है ना। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। न्यूक्लियोफाइल अगर एनायनिक है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल। तो अगर हम बात करें जनरली इसकी, तो मैं बात करूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमको क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉल्वेट ही नहीं होता पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो वो अपनी पूरी क्षमता से अटैक कर सकता है। F- जो कि कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज रखता है वो तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू Cl-Br. और अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो F- गेट सॉल्वेटेड, और सॉल्वेटेड होते ही वो वाटर से घिर जाएगा, तो F- का अटैक नहीं हो सकता, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है ना। सॉल्वेंट इफेक्ट उसके लिए आपको आना चाहिए। समझ में आ गया। अगली बारे में बात करते हैं, वो है सुपर से भी ऊपर कॉन्सेप्ट। यह भयानक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर तुम ट्रांजिशन स्टेट का फंडा समझ गए तो फिर आसानी से समझ पाओगे। यहां पर मैंने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया है, न्यूट्रल। जनरली कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि OH-, जैसे कि SH-। यहाँ न्यूट्रल लिया। अब न्यूट्रल यहाँ अटैक करेगा तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और Br जो है यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो उस पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी है, पोलर, जबकि यहाँ पर कोई और पोलर नहीं है। ये पोलर नहीं है, दिस इज पोलर, है ना। अब मैं क्या चाहूंगा, अब सॉल्वेंट कौन सा लूं, अगर 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 आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो आपको सॉल्वेंट लेना चाहिए पोलर प्रोटिक। क्यों? क्योंकि ये तो सॉल्वेट होंगे नहीं, मगर ट्रांजिशन स्टेट विच इज चार्ज्ड गेट सॉल्वेटेड। और सॉल्वेशन से, अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किसी को घेरते हैं तो अट्रैक्शन से ही घेरते होंगे, और अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम। जिसको समझ नहीं आया वो ऐसे समझें कि रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा, तो अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम। तो ट्रांजिशन स्टेट तो जो है सॉल्वेट हो रही है,
और न्यूक्लियोफाइल वगैरह ये सॉल्वेट नहीं हो रहे हैं, तो ये सॉल्वेट होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, ज़्यादा, तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो गहरी बात है दोस्तों कि जनरली जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वहाँ आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर ले लिया तो वो खुद ही सॉल्वेट हो जाएगा, तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। मगर अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, न्यूट्रल है, तो ट्रांजिशन स्टेट पोलर होगी। तो अगर उस वक्त आप जो है वो सॉल्वेंट कैसा लेंगे, पोलर प्रोटिक, तो ट्रांजिशन स्टेट सॉल्वेंट होगी, ना कि न्यूक्लियोफाइल। उस समय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेस्ट है। तो इस रिएक्शन के लिए अपन को हमें अगर, तो इसका मतलब पिछला पॉइंट हमको समझ में आ गया, वो ये था कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही जनरली लेते हैं अपन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरली एनायनिक होता है। मगर अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको लेना है तो न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना चाहिए, न्यूट्रल, ताकि ट्रांजिशन स्टेट सॉल्युबलाइज हो। ये गहरी बात है। SN1 SN2 की बखिया उधेड़ना अभी बाकी है दोस्तों, इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें अपन नहीं पढ़ सकते, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें। अब जो भी मैंने पढ़ाया तुमको SN1 SN2 में, सब मैंने इस एक स्लाइड में ला दिया है। और वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया, इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन था LgSN2, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास पलट गया है कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो R होगा तो ये S होगा, और ये S होगा तो वो R होगा जनरली, मगर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन। पलट गया है कॉन्फ़िगरेशन। मिथ बस्टर, R का S और S का R हो जाता है क्या वॉल्डन इन्वर्जन में? यस, जनरली हो जाता है, मगर क्या स्टेटमेंट बोल दें क्या कि इसमें ऐसा होता है? ना, ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि जाने वाला Lg का प्रायोरिटी कहाँ है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पता नहीं होता। तो इसका मतलब हम कह नहीं सकते कि हमेशा ऐसा होगा, जनरली ऐसा होता है दोस्तों। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, ऐसे सवाल जिनके थ्रू आप SN1 SN2 के बारे में कमेंट कर सकते हैं। बात है पहले सवाल की, और पहला सवाल है हमारे पास SN1। जैसे ही SN1 के बारे में आपका दिमाग जस्ट दौड़ता है, और सबसे पहली चीज जो हमको सोचनी चाहिए वो है फर्स्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन। फर्स्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन, नॉट द रीअरेंज्ड वन। ये एक कंसेप्ट है, आप याद रखें। पहली बार जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर रेट डिपेंड करेगी, रीअरेंज्ड वाले पर नहीं करेगी। तो यहां अगर मैं देखूं तो कार्बोकेटाइन बनाकर देख लेते हैं। OTS लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग ग्रुप है भाई लोग, तो अपन बात कर लेते हैं। इसको हटाओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पेन चेंज कर देता हूँ दोस्तों, जीवन में कलर की बहुत ज़रूरत है। येलो येलो डर्टी फेलो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो भाई लोगों, अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जानता हूँ ना GOC में, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 4 में अल्फा H 9 है, फिर 6 है, और फिर इधर अगर मैं देखूँ तो 3 है और उधर 0 है। तो SN1 के बारे में मैं आसानी से चर्चा कर सकता हूँ। मगर अगला सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? अगर मैं यहाँ से Br को हटाऊँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, Br को हटाऊँ तो यहाँ आएगा, और यहाँ हटाऊँ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस जगह आएगा। हम जानते हैं अल्फा H हमारे लिए ज़रूरी है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो अल्फा H कितने हैं? 2। ये भी एक अल्फा H है, मगर वो चाह कर भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो कि ब्रेट्स पोजीशन पर अलाउड नहीं है। तो अल्फा H कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 2, और यहाँ अल्फा H कितने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर तो H है ही नहीं, तो अल्फा H कितने हैं यहाँ पर? 0। कोई बात नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो है। और यहाँ देखें तो ये है क्राइम, पाप है दोस्तों। ब्रेट्स पोजीशन पर, इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाना ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग क्राइम है। पॉजिटिव चार्ज मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्रिजेट पोजीशन है, तो इन तीनों के बीच में एंगल 120 नहीं हो सकता। छोटी रिंग्स होगी तो, बड़ी रिंग्स होगी तो आगे बात करेंगे, वो डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना है। तो ब्रेट्स रूल की वजह से ये तो कार्बोकेटाइन बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन ये बनाएगा 2 अल्फा H के साथ, फिर 0 अल्फा H चलेगा। मगर ब्रेट्स रूल तो क्राइम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना चाहिए। तो याद रखो, जब ब्रेट्स पोजीशन पर कार्बोकेटाइन बन रहा हो, या फिर इसका मतलब ब्रेट्स पोजीशन पर हमारे पास SN1 और SN2 दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ये बात गहरी है, इसको याद रखना दोस्तों। ब्रेट्स पोजीशन पर SN1 SN2 दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अगले सवाल की बात करें तो इसको हटाओ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इट विल गो इनटू रेजोनेंस। इसको हटाओ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इट विल गो इनटू लॉन्गर रेजोनेंस।
इसको हटाओ, हटा के देखो, दम है तो नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि भाई लोग यहाँ अगर मैं बात कर लूँ तो अभी तक तो ऐसा नहीं था कि जिस कार्बन से Cl जुड़ा है उस पर डबल बॉन्ड हो, मगर यहाँ हो गया। तो यहाँ तो हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो गया, ऐसे समझें आप। और अगर तुमने तोड़ भी दिया तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो कि महा अनस्टेबल होगा। इसका मतलब नंबर 1 ये लॉन्गर रेजोनेंस, शॉर्टर रेजोनेंस और डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे लास्ट में। तो याद रखें इस केस में भी SN1 भी नहीं होती और SN2 भी नहीं होती। SN1 तो इसलिए नहीं होती क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। SN2 भी इसलिए नहीं होती क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और बैक साइड अटैक मतलब रिंग में घुस के अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हो तो SN1 भी पॉसिबल नहीं, SN2 भी पॉसिबल नहीं, मार्क माई वर्ड्स। सेकेंडली अगर ब्रिज हेड पर अगर हमारे पास X जुड़ा है तो ना तो SN1 पॉसिबल है और ना ही SN2। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों? ये है SN1। क्या है और इस पिटारे में? क्वेश्चन नंबर 4, और आपको जो लास्ट दिख रहा होगा दोस्तों वो सवाल है कतई जहर। तो दोस्तों इस कतई जहर सवाल तक पहुंचने के लिए हमको क्वेश्चन नंबर 5 और 4 को क्रॉस करना पड़ेगा। बड़ा आसान है, हमको करना क्या है, कार्बोकेटाइन बनना है ना। कार्बोकेटाइन बनाना है। एक्स को हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, पॉजिटिव चार्ज। एक्स को हटाओ, पॉजिटिव चार्ज। अब कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसको रीअरेंज करेंगे तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ना। रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन पर प्रोडक्ट डिसाइड हो जाएगा, मगर रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। रेट तो फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगी दोस्तों। तो ये और उसके बाद इसको हटाएंगे तो ये नेचुरल, यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, तो नंबर 1 हो जाएगा ये। भाई लोगों अब इन दोनों में से अगर मुझे डिसाइड करना है तो मुझे ऑक्सीजन का -I देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का -I किस में कम लग रहा है, तो इसमें कम लग रहा है, तो 2। इस मोह में न रहना कि ये रीअरेंज्ड होकर बैक बॉन्डिंग कर लेगा, वो बाद की बात है। बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज की बात नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। तो पहले में तो इसी में बन रहा है, बाकी में तो -I लगेगा भाई लोग, समझ गए। अगले सवाल की बात कर ले तो हमारे पास यहाँ पर हमें ये बचना है कि यहाँ पर हमारे पास X हटाया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, X हटाया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, X हटाया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और X हटा ही नहीं सकते भाई लोग, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसका मतलब चौथे नंबर पर तो ये होगा कसम से। अब अगर मैं बात करूं इन तीनों में तो हम बात कर लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जिस पर स्टेबल हो रहा होगा तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके बाद ये, और यहाँ NO2 का क्या लग रहा है -M, जो कि क्राइम है, पाप है कार्बोकेटाइन के लिए। तो 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला चौथे पर। हमेशा याद रखें डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आना ही नहीं चाहिए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आना ही नहीं चाहिए भाई लोग, समझ में आ गया। और ब्रैड्स पोजीशन पर भी SN1 SN2 नहीं होती। ये है हमारे पास कतई जहर सवाल। कतई जहर सवाल क्यों है? क्योंकि यहाँ जो कहते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो अपन कहते नहीं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। तो αH कितने मिलेंगे? 9। और अगर ये X हटाया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा और αH कितने मिलेंगे? 0। किंतु परंतु, क्योंकि कतई जहर सवाल बोला है अपन ने, नो αH SN1 ज़्यादा स्टेबल उधर होना चाहिए मगर इधर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लग रहा है जिस पर जो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ लग जाता है ना दोस्तों, वहाँ कोई और इफेक्ट नहीं लगता। इवन तुम SIR इफेक्ट पढ़ के आए थे, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट वाज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है वहाँ कोई और इफेक्ट काम नहीं करता है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी रेट क्यों जो है वो ज़्यादा हो रही है? क्योंकि अगर ये कार्बोकेटाइन बनाता है दोस्तों, अगर ये कार्बोकेटाइन बनाता है तो इन भयानक दानवों के बीच में जो 109 एंगल है वो हो जाएगा 120। तो ये जो दानव है ना, ये कहेंगे भाई साहब प्लीज कार्बोकेटाइन बना दो, मैं भीख मांगता हूं, कार्बोकेटाइन बना दोगे तो हमारे बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये मरे जा रहे हैं, ये जो रिएक्शन है वो फेवर हो रही है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसको बोलते हैं दिस रिएक्शन इज एक्सीलरेटेड, इसको बोलते हैं स्टेरिक एक्सीलरेशन। स्टेरिक एक्सीलरेशन, तो रिएक्शन इज एक्सीलरेटेड बाय द क्राउडिंग टू डिक्रीज द क्राउडिंग। तो दोस्तों ये था, इसलिए मैंने बोला इस सवाल को दिखता ये है होता ये है, दिखता ये है होता ये है, इसको बोलते हैं कतई जहर सवाल।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई लोग। अब है हमारे पास SN2। अभी हम ताजा ताजा पढ़ के आए कि SN2 अगर बात करनी है तो AG ट्रिक याद रखना, और वो क्या है दोस्तों, वो ये है, पहले देखेंगे डिग्री, पहले डिग्री देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बन। अगर आप ये ध्यान रखें तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सवाल और आता है, 2 सवाल 3 सवाल और है जिनको मैंने नाम दिया यलगार सवाल, क्योंकि ये सवाल यलगार पैदा करते हैं दोस्तों मन में। क्या है इसमें, SN2 के बारे में बात करें तो पहले हम देखेंगे डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग तो ये आंसर होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डिग्री हमको कम चाहिए। और अगर मैं बात करूं पार्शियल, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो हम बात कर लेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की। इस पर ज़्यादा होगा क्योंकि -I लग रहा है, फिर इस पर, फिर इस पर। अब अगला जो सवाल है वो है हमारे पास CH3Cl और CD3Cl आइसोटॉप। क्या इसमें आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? CH3 और CD3 से कोई प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों प्रभाव तब पड़ता जब CH बॉन्ड RDS में टूटता, मगर यहाँ पर RDS में CH बॉन्ड तो नहीं टूटता, तो काइनेटिक का आइसोटॉपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आप CH3 लें या CD3 लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो RDS का पार्ट है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो दोनों की रेट क्या होने वाली है, बरोबर, एकदम बरोबर होने वाली है। समझ में आ गया तुमको, बरोबर होने वाली है। अगला सवाल बिल्कुल मैंने तुमको जैसे समझाया वैसा ही है, और यहाँ देखो तो ये 1 डिग्री है और ये भी हमारे पास सुपर 1 डिग्री है। सुपर 1 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, 1 डिग्री कार्बन उसको बोलते हैं जो किसी कार्बन से जुड़े, और जो कार्बन किसी भी कार्बन से न जुड़े उसको सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी को 0 बोलो अच्छा थोड़ी लगता है, तो हम उसको बोलेंगे सुपर 1 डिग्री। तो हम कहेंगे भाई तू 1 डिग्री है, ये कहेगा मैं तो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो भाई तू सुपर 1 डिग्री है ना, ताकि बुरा ना लगे किसी को। तो ये सुपर 1 डिग्री है। अब इनमें से बात कर लें कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर ज़्यादा है, तो तुम जानोगे कि इसका -I लग रहा होगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो यहाँ रेट क्या होगी हमारे पास, इसकी ज़्यादा होगी। इसलिए इस सवाल को मैंने क्या बोला, यलगार सवाल। गजब की बात यह है दोस्तों कि इसमें अगर आप SN1 भी कराने गए तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OMe बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो SN1 भी तगड़ा देगा और SN2 भी तगड़ा देगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी भयानक बनाएगा और ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 भी बढ़िया करेगा। समझ में आया? तो दैट डिपेंड्स कि तुमने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया। अगर यहाँ पर आपने OH- लिया न्यूक्लियोफाइल तो SN2 करा देगा, और अगर आपने वाटर लिया न्यूक्लियोफाइल तो SN1 करा देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक है। समझ में आ गया तुमको? अगले में हमारे पास अगर अंतर है तो वो है Cl35 और Cl37। हाँ, अब फर्क पड़ सकता है रेट में। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप Cl और Cl का बॉन्ड टूट रहा है, तो एक तो Cl35 और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और दूसरा Cl37 और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। अब RDS में आइसोटॉप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट। तो इसका मतलब Cl35 का बॉन्ड स्ट्रांग है या Cl37 का बॉन्ड स्ट्रांग है। जो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम। तो जो नहीं समझते कि किसका बॉन्ड स्ट्रांग है, वो ये तो जानते ही हैं कि CH बॉन्ड और CD बॉन्ड में हम देखें तो CH और CD में से और CT में से सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होता है, T का, है ना। GOC में हम डिटेल में समझाते हैं, इसको मैं अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। CT बॉन्ड जो है वो हैवियर आइसोटॉप ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, हैवियर, सिर्फ इतना याद रखें। भारी जो होता है ना, भारी, वो भारी भरकम बॉन्ड बनाता है। तो Cl35 Cl37 में से स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा बनाएगा, जो भारी होगा। भारी कौन है, 35 या 37? इसका मतलब ये तगड़ा बॉन्ड बनाएगा, तो हमें तो तोड़ना है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये टूटेगा नहीं, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम, और 35 की रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एलिमेंटल इफेक्ट। तो मैंने हर तरीके के भयानक सवाल तुमको समझा दिए। कुछ सवाल, सब सवाल का जवाब मैं ही क्यों दूं, कुछ तो तुम्हारे मन में भी छोड़ के जाऊंगा, और वो है ये कि डज 100% रेजोमाइजेशन टेक प्लेस इन SN1? क्या SN1 में 100% रेजोमाइजेशन होता है? 100%? ये तुम्हारे मन में सवाल, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर हाँ है या ना है ना। मैं नोट करूंगा और मैं देखूंगा। कैन रेजोमाइजेशन अकर इन SN2? SN2 में अभी हम पढ़ के आए कि इसमें इन्वर्जन होता है। अगर इधर R है तो इधर जनरली S मिलता है, जनरली, नॉट ऑलवेज,
है ना। तो इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब मैं कह रहा हूं कि क्या रेजोमाइजेशन SN2 में हो सकता है, ये है एक सवाल। तो ये सवाल का आंसर तो मैं दूंगा तुमको, दोनों के आंसर मैं दूंगा अगली क्लास में, है ना, क्योंकि अगली क्लास में अपन इस SN2 को ही आगे चलाएंगे और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करके अपन जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो इस बार मैंने यही सोचा है कि थोड़े से लंबे वीडियोस बनाऊं ताकि आपको जो है पूरी चीज़ समझ में आए। तो यहाँ हमारे पास ये 2 सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब हमारे पास पहली रिएक्शन हम शुरू कर देते हैं और वो है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें NCERT में तो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहली रिएक्शन जो है स्वाट रिएक्शन है दोस्तों। स्वाट रिएक्शन क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। स्वाट रिएक्शन जो है वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से हमको एक्सचेंज करना है तो हम स्वाट रिएक्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों स्वाट रिएक्शन में क्या होता है जरा देखें। इट इज एक्चुअली डन टू फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए रिएक्शन यूज की गई। रिएक्शन जो है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ SN2 के एग्जाम्पल है। स्वाट रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, जरा समझिएगा कि यहाँ पर हमने ले लिया है RX और RX के बाद हम यहाँ ले लिए हैं न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल में यहाँ जो लेते हैं हम जनरली यहाँ पर हम यहाँ जो लेते हैं दिस इज एक्चुअली मेनली फॉर्म, इट इज यूज्ड टू फॉर्म मेनली अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए मेनली यूज होता है ये। मतलब यहाँ पर हम क्या लेते हैं जरा देखिएगा कि पॉजिटिव यहाँ पर हम कुछ ले लेंगे ऐसे जो कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, जैसे कि NaF ले लिया, या फिर यहाँ पर हमने ले लिया AgF ले लिया, या फिर हमने ले लिया यहाँ COF2 ले लिया, या फिर हमने यहाँ ले लिया Hg2F2 ले लिया, या फिर हमने यहाँ ले लिया SbF3 ले लिया। तो ये सब फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। और यहाँ Cl की जगह में क्या ले सकता हूँ, Cl की जगह में ले सकता हूँ Br, Cl और I। और यहाँ जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लेट्स से हमने ले लिया यहाँ पर DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, या फिर हमने ले लिया DMSO। भाई लोगों अगर DMSO नहीं जानते तो उसका अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही बचपन वाली चीज़ें हैं। बस ये जानता हूँ कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये सल्फर और डबल बॉन्ड, और डाईमिथाइल फॉर्मामाइड तो अगर IUPAC तुम्हारी स्ट्रांग है तो तुम आसानी से इसको बना भी सकते हो। ये फॉर्मामाइड है, डाईमिथाइल मैंने लगा दिया। तो हमारे पास ये हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन F- SN2 करके इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है, और यहाँ हमारे पास क्या बनाता है, RF बनाता है। और साइड में लेट्स से मैंने Na लिया है तो यहाँ बन जाएगा NaCl, अगर उधर Cl होगा तो यहाँ बन जाएगा NaBr, अगर उधर Br होगा तो, और यहाँ बन जाएगा NaI अगर उधर I होगा तो। समझ में आ गया। याद रखना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में छोटा न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्योंकि छोटा सॉल्वेट हो जाता है तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल इज अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब तुमको मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे ये हमेशा के लिए तुम्हारे मन से चला जाएगा कि पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक में सॉल्वेंट का इफेक्ट आखिर क्या होता है। ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। ट्रिक, ऐसी ट्रिक्स बनानी है, हमेशा ये ध्यान रखें कि ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो आप कभी ना भूल पाएं। तो मैं ट्रिक बना रहा हूँ पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट में, एकदम घटिया ट्रिक शुड बी सो घटिया कि आप उसे भूल ना चाहो, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा घटिया चीजें याद रखता है दोस्तों। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्ट्रांग होगा, याद करने की आसान तरीका, मैथ्स लगा दो। P से P कट गया दोस्तों, S से S कट गया, यहां बचा A और P। ABCD निकालो। A पहले आता है, पहले आया A पहला तो हम उसको छोटा बोलेंगे, और जो बाद में आएगा उसको क्या कह देंगे, बड़का। तो सिंपल सी बात है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में छोटा न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, खत्म। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। याद रखने की निंजा टेक्निक, समझ में आ गया। अब तुम ट्रिक्स जो कंसेप्ट है वो लगाते रहियो। मैंने तो बता दिया कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक में बड़ा न्यूक्लियोफाइल इज अच्छा न्यूक्लियोफाइल। कंसेप्ट ये है कि छोटा सॉल्वेट हो जाएगा ज़्यादा। एप्रोटिक में सॉल्वेट नहीं होता तो फिर छोटा जो अपने चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग अनुरूप काम करेगा और आंसर देगा।
अब इसमें हमारे पास हमको समझ में आ गया कि अगर मैं बात करूं स्वाट में, तो स्वाट में छोटा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस दी बड़ा न्यूक्लियोफाइल। तो सवाल कुछ ऐसे बनेंगे दोस्तों, देखिएगा ये सवाल कैसे बनेंगे। अरे बनाए तो थे, ये रहे हमारे पास सवाल। तो इन सवालों की तरफ अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्लियर हो जाता है दोस्तों कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ KF है और Cl है, छोटा न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस बड़ा न्यूक्लियोफाइल, ओके, तो फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ Cl है और यहाँ F है, बड़ा न्यूक्लियोफाइल छोटे न्यूक्लियोफाइल को DMF में नहीं कर सकता, छोटा न्यूक्लियोफाइल बड़े को रिप्लेस कर सकता है। तो ये छोटा न्यूक्लियोफाइल है और ये Br आयोडीन से बड़ा है, तो इसमें हो जाएगी रिएक्शन। छोटा कैन रिप्लेस बड़ा। NaF की बारे में बात करूं तो यहां पर आयोडीन है, इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस पर SN1 SN2 दोनों ही नहीं होती है। ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ये छोटा, तो छोटा कैन रिप्लेस बड़ा, तो हाँ इसमें रिएक्शन हो जाएगी भाई लोग। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस पर ना SN1 होती ना SN2 होती। क्लियर। अगले वाले में बात करूं तो अब मुझको ये समझ में आ गया कि ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, छोटा, इसके रेस्पेक्ट में ये बड़ा है, तो छोटा कैन रिप्लेस बड़ा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एम ही हो जाएगा और वेज का हमारे पास यहाँ क्या बनना पड़ेगा हमको, डैश। तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि स्वाट में छोटा कैन रिप्लेस बड़ा। अब मैं एक धांसू ट्रिक भी तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम भूल ना पाओगे, मगर इससे पहले कि मैं उसे सॉल्व करूं, मैं अगली रिएक्शन की ओर बढ़ता हूं जिसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें भी हैलोजन एक हैलोजन दूसरे को रिप्लेस करता है, मगर बात करें तो ये थोड़ी सी डिफर करती है। अगर मैं बात करूं तो इट इज मेनली यूज्ड टू फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड्स बनाने के काम आता है ना। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है भाई लोग। इसमें क्या करते हैं अपन, RX लेते हैं और यहां पर अपन लेते हैं NaI, और यहाँ हमारे पास क्या ले लिया अपन ने, Cl। ये Cl जो है ना वो कौन हो सकता है, इट माइट बी Br और जनरली ये Cl है। Br और Cl आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर हम जो लेते हैं इन एसीटोन, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एसीटोन, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एसीटोन। एसीटोन भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही है, परंतु 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 बहुत कम पोलर है, और बहुत कम पोलर होने की वजह से इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स बिल्कुल ही अलग होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से तो बिल्कुल ये रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियोफाइल छोटे को कैसे रिप्लेस करेगा, होनी ही नहीं चाहिए, मगर होती है। क्यों होती है कि लेट्स से एन एग्जांपल, अगर यहाँ Br ले लूँ मैं तो हमारे पास यहाँ बनेगा Ri और प्लस बनेगा NaBr, और अगर Cl है तो NaCl। दोस्तों इनके आयोनिक होने की वजह से, दे आर आयोनिक होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन बहुत कम होती है, बहुत कम, और बहुत कम होने की वजह से जैसे ही थोड़ा सा बनता है वैसे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स है ना इस रिएक्शन वो है ली शातेलियर प्रिंसिपल, प्रेसिपिटेट आउट हो जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, एसीटोन में ही ये रिएक्शन होती है, क्योंकि एसीटोन की पोलैरिटी बहुत कम है, तो थोड़ा सा जैसे ही प्रोडक्ट बनता है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन से आउट, और रिएक्शन से आउट तो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सिर्फ एसीटोन में रिएक्शन होगी। और फिंकेल्स्टीन में मतलब क्या होगा, कहानी उल्टी होगी स्वाट से। कैसे, बड़का न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस छुटका न्यूक्लियोफाइल, स्वाट में छुटका न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस बड़का न्यूक्लियोफाइल, फिंकेल्स्टीन में बड़का न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस छुटका न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, और बदली हुई उस कहानी को अगर मैं यहाँ समझने की कोशिश करूँ तो आपको दिख रहा होगा एक गाना जो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि कातिलाना सा है, क्वेश्चन है या क्या है, तो बिल्कुल कातिलाना सवाल है और बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है इसका। देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ एसीटोन 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 एसीटोन, तो जैसे आप एसीटोन देखते हो और हेलोजन एक्सचेंज देखते हो, मतलब फिंकेल्स्टीन में उल्टा होता है, बड़का न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस छुटका न्यूक्लियोफाइल। मैं अभी ट्रिक बताऊंगा जिससे सब हलवा हो जाएगी। देखिए जरा, तो यहाँ पर हमारे पास एसीटोन, तो बड़का न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस छुटका न्यूक्लियोफाइल एसीटोन में, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली है,
ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि बड़का न्यूक्लियोफाइल छुटके को रिप्लेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा। ये बड़का न्यूक्लियोफाइल छुटके को रिप्लेस कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बड़का न्यूक्लियोफाइल छुटके को रिप्लेस कर रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगी। और SN2 रिएक्शन है तो आयोडीन इधर आएगा भाई लोग, और कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। अब बात जो हो रही है वो गजब की हो रही है दोस्तों, सुनिएगा कि अगर मैंने आयोडीन ही लिया और यहाँ पर आइसोटॉपिक आयोडीन लिया, अब जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, आयोडीन ही न्यूक्लियोफाइल, आयोडीन ही लीविंग ग्रुप, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वहाँ हमारे पास आयोडीन पलट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास लेट्स से स्टार, है ना। स्टार इसलिए बोल रहा हूँ, लेट्स से इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने NaI ही डाल दिया है, समझिएगा इस बात को कि मैंने यहाँ आइसोटॉपिक हटा दिया। अच्छा, इस हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अपन एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने यहाँ क्या करिएगा, इसको ब्लैक कर दीजिए तो दिखेगा ही नहीं, तो हम NaI ही ले लिए हैं, मतलब एक स्पेसिफिक हमने कहा ये हो जाएगा। अब ब्लैक वैसे भी नहीं दिखेगा, बताइए, तो ये हो जाएगा 1 भाई लोग, ये 2, ये 3, और हम जानते हैं RS निकालने वाले के ये हमारे पास S है, मगर ये हमारे पास H कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल। ट्रिक बताऊं, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है तो योर आंसर वुड बी हॉरिबली रॉन्ग, मेक इट उल्टा। और अगर वर्टिकल पर है तो योर आंसर वुड बी वेरी राइट, योर आंसर वुड बी राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर, योर आंसर वुड बी हॉरिबली रॉन्ग, मेक इट उल्टा। तो इसका मतलब 1 2 3 S का उल्टा क्या हो जाएगा, R। और अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारे पास H Me और D है, तो यहाँ R है, तो ये क्या हो जाएगा S। रिएक्शन यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये रिएक्शन फिर चलेगी, इसको रिप्लेस करके ये बना देगा, इसको रिप्लेस करके ये बना देगा, क्योंकि वही लिविंग ग्रुप और वही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आयोडीन, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ये रिएक्शन चलती रहेगी भाई लोग, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब 50% R होगा और 50% S। तो उस सवाल का जवाब तो तुमको मिल गया कि SN2 में भी रेजमाइजेशन, रेजमिक मिक्सचर बन सकता है अगर आयोडीन ही न्यूक्लियोफाइल हो और आयोडीन ही लिविंग ग्रुप हो। तो ये है वो भयानक एग्जाम्पल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि यही न्यूक्लियोफाइल और यही लिविंग ग्रुप हो तो हमारे पास SN2 में भी रेजमाइजेशन हो सकता है। तो कातिलाना सा है दोस्तों, क्वेश्चन है या क्या है, समझ में आ गया तुमको। अब जो बताने वाला हूं ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, क्योंकि मुझे याद नहीं होती तो मैं घटिया ट्रिक बनाता हूं, तो मुझे ये सब चीजें याद नहीं होती कि यार SN1 और SN2 में आखिर ऐसा होगा कैसे। तो अपन ने क्या एक घटिया ट्रिक बना लिया, और वो घटिया ट्रिक क्या है जरा सोचिएगा। हमें समझ नहीं आता कि भाई क्या होने वाला है, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं। स्वाट है, ठीक है साहब, फिंकेल्स्टीन है, ठीक है साहब। अब कौन क्या होगा, हम तो घटिया ट्रिक बना लेते हैं। क्या, किसकी स्पेलिंग छोटी, स्वाट की स्पेलिंग छोटी, तो इसका मतलब इसमें छोटा न्यूक्लियोफाइल इज अच्छा न्यूक्लियोफाइल, छुटका इज छोटा न्यूक्लियोफाइल इज अच्छा न्यूक्लियोफाइल। फिंकेल्स्टीन की स्पेलिंग बड़ी, तो इसका मतलब इसमें बड़ा न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल। दोस्तों ऐसी घटिया ट्रिक्स होनी चाहिए जो आपका दिमाग कभी ना भूले। अब तुम कभी नहीं भूल सकते कि स्वाट और फिंकेल्स्टीन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ छोटा न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स छोटा विल रिप्लेस बड़ा, और यहाँ पर बड़ा विल रिप्लेस छोटा। कंसिडरिंग यहाँ पर एसीटोन लेना है तुमको, और इधर तुम्हें सॉल्वेंट कुछ भी ले सकते हो। तो यह स्वाट और फिंकेल्स्टीन। और अब हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड चालू हो चुका। अब आगे आने वाली और भी रिएक्शंस हैं जो मैं कराऊंगा तुमको। ये प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर PCl3 के साथ, फिर PCl5 के साथ, ये सब आने वाला है। डार्जन प्रोसेस है ना, ये हुंड्स-डिकर रिएक्शन, ये सब अपन करने वाले हैं। फिर उसके बाद सवाल बहुत सारे आने वाले हैं। सवाल के लिए हो सकता है कि मैं स्पेशल क्लास ले लूँ तुम्हारी। तो ये सब चीज़ें एक बार फिर लास्ट में SN1 SN2 का वीडियो मैं तुम्हें दिखाते हुए जा रहा हूँ दोस्तों, ताकि तुम अब तो रिलेट कर पाओगे। जब पूरी SN1 SN2 हो गई तो सारी रिएक्शंस अब तो तुम पढ़ ही पाओगे। इसका आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों नीट UG में, मैं उसी में डाल दूंगा Chem 101 में, तो इसका PDF तुम्हें वहाँ मिल जाएगा भाई लोग। तो अब ये लास्ट में एक बार वीडियो देखते चलो। तो
दोस्तों SN1 प्राइम और SN2 प्राइम के बारे में अभी अपन को बात नहीं करनी है, बहुत आगे की बातें हैं दोस्तों। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नया SN1 SN2 से आगे की बातें करते रहेंगे दोस्तों। तो उससे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। AGYD मेरा कोड है, यूज़ करें टू गेट 10% ऑफ डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।